दोस्तों कल्पना करें क्या हो अगर आप अपना समय बेच सके ढेर सारे पैसों के बदले। समय से मतलब आपकी उम्र और एज है। 2023 में नेटफ्लिक्स पर पैराडाइज नामी फिल्म रिलीज हुई। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि इयॉन नाम की एक कंपनी है जो टाइम डोनेशन करती है। अगर किसी रईस बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान होना हो तो ये कंपनी उसके लिए एक डोनर ढूंढ लेती है, कोई जवान डोनर जिसका डीएनए भी उसके साथ मैच हो। ढेर सारे पैसों के बदले और एक मेडिकल प्रोसीजर की मदद से वो जवान इंसान अपनी जिंदगी के कुछ साल बेच देता है। उसकी ये उम्र जब किसी बूढ़े इंसान को दी जाती है तो कुछ दिनों में ही वो जवान होने लगता है और जिसने अपनी एज डोनेट की हो वो कुछ दिनों में उसी एज पर पहुंच जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है। जैसे अगर किसी डोनर की उम्र 20 साल हो और उसने अपने जिंदगी के 20 साल दिए हो तो कुछ ही दिनों में वो 40 का हो जाएगा, और अगर यही उम्र किसी 60 साल इंसान को दी जाए तो वो 40 का हो जाएगा। हम अगर बदले में उसे पैसे काफी मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कहानी समझना अब आपके लिए आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से। इंसान ने काफी विकास कर लिया है मगर ये सब वो अपने फायदे और लालच के लिए करता है। इयॉन नाम की एक कंपनी जो अब दुनिया भर में टाइम डोनेशन का काम करती है, मगर हमेशा की तरह ये कंपनी गरीबों पर ही चलती है। अमीर लोग जवान होना चाहते हैं और गरीब लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करनी है। शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है मैक्स इयॉन कंपनी का ही एक डोनेशन मैनेजर है। वो मैचिंग डोनर्स को ढूंढता है। असल में ये टाइम डोनेशन ऐसे ही काम नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान की उम्र किसी दूसरे को दी जा सकती है। हर इंसान का दुनिया भर में सिर्फ एक ही मैचिंग डोनर होता है। उसे ढूंढने में समय लगता है और मिल भी जाए तो वो अपनी उम्र बेचना चाहता है या नहीं, ये अलग ही समस्या है। खैर, बैक टू द स्टोरी। मैक्स ऐसे मैचिंग डोनर्स को ढूंढता है और उन्हें राजी करता है कि वो अपनी उम्र बेचे। मैक्स एक ऐसे परिवार के पास आया था जो यूरोप इलीगली आए थे। उन्हें आज तक यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली थी। उनका एक जवान बेटा था जिसकी उम्र 18 साल थी। वो किसी का मैचिंग डोनर था। मैक्स उसे समझाता है कि अगर तुम अपने जिंदगी के 15 साल दे दो तो कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरोस दे सकती है, जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी परिवार की जिंदगी बदल सकते हो। मगर इससे ये जवान लड़का अपनी पूरी जवानी खो देगा। मैक्स चालाक था, वो उसे इस डील के लिए मना लेता है। वैसे भी उस गरीब के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 15 सालों में वो 7 लाख यूरोस नहीं कमा सकता था। हालांकि उस लड़के की माँ ऐसा नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। डील फाइनल होने के बाद मैक्स अपने हेडक्वार्टर की तरफ आने लगा। हमें ये नई दुनिया थोड़ी दिखाई जाती है और ये भी अंदाजा हो जाता है कि बहुत से लोग इस कंपनी के अगेंस्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी एज बेचे। कंपनी में आते ही हमें ये दिखाया जाता है कि मैक्स जैसे कुछ काबिल डोनेशन मैनेजर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, और यहाँ हमें कंपनी की हेड सोफी टाइसन दिखाई जाती है। उसी की आइडिया से ये टाइम डोनेशन वाला प्रोसेस सच हुआ था। वो भाषण ऐसे देती है जैसे ये काम सभी के फायदे के लिए है, मगर हकीकत ये थी कि इसमें सिर्फ अमीरों का ही फायदा था। कंपनी में काम करने वाले बहुत से लोग ये भी जानते थे कि यहाँ सब गलत हो रहा है, मगर सभी मजबूर थे क्योंकि काम तो करना होता है। सोफी टाइसन अपने लोगों को एक स्पीच देती है जिसमें वो बताती है कि हम अपने कुछ खास एम्प्लॉयज को लंबी जिंदगी देने वाले हैं, ऐसे वो हमारे लिए लंबे अरसे तक काम कर सकेंगे। वो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम लेती है कि अगर वो 50-60 साल के बजाय 150 साल जीते तो जरा सोचे वो दुनिया को कहां से कहां ले जा सकते थे। ऐसे ही हम भी अपने कुछ खास साइंटिस्ट को कंपनी की तरफ से एज डोनेट करने वाले हैं। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। 15 खास लोगों को नई जवान जिंदगी दी जाएगी। हम ऑडियंस को वो फैसिलिटी दिखाई जाती है जहां उन 15 साइंटिस्ट को एज डोनेट की गई थी। सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब वो फिर से जवान हो गए, मगर तभी वहां का एक नर्स सभी को मार देता है और कंपनी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। एडम नाम का एक ग्रुप था जो इस इयॉन कंपनी और इसकी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट था, और अक्सर वो इयॉन कंपनी पर हमला किया करते थे। इस हादसे से सोफी टाइसन बहुत गुस्सा थी। सोफी के लिए 2 काबिल लोग काम करते थे, के और विक्टर।
इस कंपनी का असली चेहरा हमें तब दिखाया जाता है जब हम ये जान लेते हैं कि असल में सोफी अपने फायदे के लिए कुछ भी करती है। अगर कोई डोनर डोनेशन से इनकार करता है तो ये लोग कुछ ऐसा प्लान बना लेते हैं जिससे वो मजबूर हो जाए। किसी को मारना भी हुआ तो ये मार देते हैं और एडम ग्रुप वालों को ये टेररिस्ट मानते थे। ये सीक्रेट ऑपरेशन भी चलाया करते थे। इस हमले के बाद ये काम को तेज कर देते हैं क्योंकि सोफी अपने सिक्योरिटी वालों पर गुस्सा थी। अब मैक्स की जिंदगी पर नजर डालते हैं। मैक्स खुश था, एक कामयाब इंसान था, एक अच्छे और महंगे घर में रहता था अपनी पत्नी इलीना के साथ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इलीना एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। घर आने पर वो देखती है कि मैक्स उसके लिए खाना बना रहा है। वो बहुत खुश है। ये घर जो इन लोगों ने लिया है लॉन पर है और अभी तक इन लोगों ने लॉन नहीं चुकाया, मगर मैक्स को यकीन है कि वो लॉन भी चुका लेंगे और वो बच्चे चाहता था। दोनों अच्छा समय गुजारते हैं। अगले दिन इलीना अपने मॉम डैड से मिलने जाती है। इलीना के डैड इस यॉन कंपनी के खिलाफ थे तो मैक्स की और उसकी अक्सर इस बात पर बहस होती रहती थी, मगर मैक्स अपनी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि लोग उसकी मेहनत को समझे। खैर शाम को जब ये वापस अपने घर आते हैं, ये देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ कि अपार्टमेंट में आग लग चुकी है और इनका घर पूरी तरह से जल चुका है। मैक्स इलीना को हिम्मत देता है कि सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, घर का लोन इंश्योरेंस वाले चुका देंगे, मगर बड़ा झटका इन्हें तब लगता है जब इंश्योरेंस वाले इस बात से इनकार कर देते हैं। उनका मानना था कि आग किसी कैंडल की वजह से लगी, इसलिए वो नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। लॉन बहुत ज्यादा था। मैक्स अगर पूरी जिंदगी नौकरी करता तब भी इतने पैसे नहीं चुका पाता क्योंकि इन्हें 2.5 मिलियन यूरोस चुकाने थे। ये लोग अपने लॉयर से मिलते हैं जो बताती है कि तुम लोगों के पास बस एक ही सिक्योरिटी बची है। असल में इलीना ने एक सिक्योरिटी पर साइन किया था लोन लेते समय कि अगर वो पैसे ना चुका सके तो वो अपनी जिंदगी के 40 साल डोनेट करेगी बैंक को। ये बात मैक्स को नहीं मालूम थी, हालांकि उसे पता होना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, पैसे इन्हें देने पड़ेंगे और इलीना ने अपना नाम लिख दिया था। मैक्स कहता है कि मैच देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैक्स का कोई मैचिंग रिसिपिएंट नहीं था और इलीना का था। एकदम से इन दोनों की अच्छी खासी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेती है। मैक्स तो इलीना को बहुत हौसला देता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, मगर जैसे ये दोनों अपने लॉयर के ऑफिस से बाहर आते हैं, इलीना को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो देश छोड़कर जा सकती थी और बैंक की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। जब मैक्स को कोई उम्मीद नजर नहीं आती, वो अपने कंपनी की बॉस सोफी टाइसन से मदद मांगने जाता है। वो कहता है कि ठीक है, वो मदद करेगी। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती। वो बहुत परेशान था क्योंकि बैंक वाले अब इलीना से उसकी जिंदगी के 40 साल लेने वाली थी। फिर वो दिन भी आ गया। अपने लॉयर को लिए मैक्स यॉन के फैसिलिटी में जाता है ताकि वो अपनी पत्नी से एक आखिरी बार बात कर सके, मगर उसे इजाजत नहीं मिलती। मेडिकल प्रोसीजर के जरिए इलीना से 40 साल की जिंदगी किसी बूढ़े इंसान को दी जाती है। उनका लोन खत्म हुआ। इलीना को मैक्स घर ले आता है, मगर दोनों ही बहुत उदास थे। कुछ ही दिनों में इलीना एक बूढ़ी औरत बन जाती है। मैक्स अभी भी कोई रास्ता निकाल रहा था जिससे वो अपनी पत्नी को वापस से जवान कर सके। ये दोनों चाहते थे कि इनके बच्चे हो, जो अब तो मुमकिन नहीं। इलीना बढ़ती उम्र के साथ अब काफी उदास रहने लगी थी। उसके और मैक्स के बीच अब सब वैसे नहीं रहा। एक दिन मैक्स पार्क में बैठा था, तभी एक बच्ची उसे ड्रग्स भेजने आती है। मैक्स ड्रग तो नहीं लेता, मगर इस बच्ची को याद रखता है। जब वो अपनी पत्नी के इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो फैसला करता है कि वो उस इंसान को ढूंढेगा जिसे इलीना की एज मिल चुकी है। किसी तरह वो उसे वापस ले लेगा। इलीना को वो उसके पेरेंट्स के हाथ छोड़ देता है। अपनी बच्ची को बूढ़ी हालत में देखकर वो लोग मैक्स को ही दोष दे रहे थे, मगर मैक्स कहता है कि मैं इसे ठीक करके रहूंगा। वो उस बच्ची के पास आता है जो उसे पार्क में मिली थी। असल में ये बच्ची नहीं थी, बल्कि किसी तरह से इसने अपनी एज इतनी कम कर दी थी जिससे ये छोटी बच्ची लग रही थी और स्कूल बैग में ये ड्रग्स बेच दी। असल में किसी की उम्र लेने के लिए मिलियन ऑफ यूरोस चाहिए होते हैं और इतने ज्यादा पैसे तो सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होते हैं। मैक्स को उस छोटी बच्ची से मालूम होता है कि ये काम इलीगल भी कर सकते हैं, मगर उसे रशिया तक जाना होगा और 30,000 यूरोस पे करने होंगे। उसे अपने डोनर और रिसिपिएंट दोनों को लाना होगा। मैक्स इसके लिए तैयार हो चुका था। पहले वो ये मालूम करता है कि इलीना का रिसिपिएंट कौन था, क्योंकि हर किसी की एज इलीना को नहीं मिल सकती थी।
ये मालूम करने के बाद कि वो एक औरत है, मैक्स उसे किडनैप कर लेता है और सीधा जाता है अपनी पत्नी इलीना के पास। उसे सारी बात बता देता है। वो भी पहले मैक्स को दोष दे दी थी, मगर वो इस बार मैक्स का साथ देती है और भला कौन अपनी जवानी को वापस नहीं पाना चाहेगा। सब कुछ पीछे छोड़कर ये लोग देश से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। मैक्स ने दोनों के लिए एक फेक आईडी बनाई थी। अब समस्या ये थी कि मैक्स ने जिसे किडनैप किया है वो सोफी टायसन की बेटी है, मगर टाइम डोनेशन उसे नहीं बल्कि उसकी माँ को चाहिए था। ये बात मैक्स को आखिर में पता चलती है, मगर फिर भी चूंकि ये लड़की जिसका नाम मारी टायसन है उसी की बेटी है तो शायद डीएनए मैच हो जाएगा और इसके 40 साल इलीना को ट्रांसफर किए जाएंगे। सोफी टायसन की सिक्योरिटी को जब इस किडनैपिंग का पता चलता है उन्हें लगा ये काम भी एडम ग्रुप का हो सकता है, मगर आमतौर पर वो लोगों को मारते हैं, किडनैप नहीं करते। विक्टर और के बहुत शातिर थे। वो जल्द ही जान लेते हैं कि ये काम किसी और का है। इन लोगों के पास हर जगह का एक्सेस था, इसलिए ये जानने में इन्हें बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये काम इन्हीं के एम्प्लॉय मैक्स का है। और भला वो ऐसा करे भी क्यों नहीं, जिस कंपनी के लिए उसने अपनी जान लगा दी उसी की बॉस ने उसकी पत्नी की एज ले ली। मारी टायसन को लिए ये समुंदर के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसे इन लोगों ने एक बॉक्स में बंद कर दिया था। बंदरगाह पर सख्त पहरा था, ये लोग जरूर पकड़े जाते, मगर मैक्स अब मजबूर था। वो एक परिवार का इस्तेमाल करता है। उन्हीं की गाड़ी में छुपकर मैक्स, इलीना और बॉक्स में बंद मारी टायसन को लिए ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। सिक्योरिटी को शक भी हो चुका था, मगर मैक्स सब अच्छे से संभाल लेता है। अब इन्हें कुछ दिनों में ही उस डॉक्टर से मिलना था जो एज डोनेशन करेगा। एक दिन जब ये उस लड़की मारी टायसन के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो वो बता देती है कि असल में वो खुद सोफी टायसन नहीं है बल्कि उसकी बेटी है। मैक्स को इस सब पर यकीन नहीं था क्योंकि वो जानता था सोफी कितनी चालाक है। खुद को बचाने के लिए वो झूठी कहानियां बना सकती है। जब इलीना को शक होने लगा तो मैक्स उसे कहता है कि खून के रिश्ते हमेशा मैच होते हैं। सोफी हो या उसकी बेटी, हम एज ले लेंगे और तुम वापस से जवान हो जाओगी। इलीना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और खुद मारी भी कहती है कि मैं अपनी माँ के इस खतरनाक काम के खिलाफ हूँ, मगर मैक्स उस पर भरोसा नहीं करता और उसे वापस से बंद कर देता है। रात ही एक खाली होटल में बिताते हैं। मारी टायसन मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसे नहाना है। खैर मैक्स दया दिखाता है, उसे वॉशरूम तक ले जाता है। मारी को बिना कपड़ों के ना देखे इसलिए वो दूसरी तरफ अपना मुंह कर देता है, मगर मारी टायसन बहुत शातिर थी। वो अचानक से उस पर हमला करती है और वहां से भागने लगी। मैक्स का सर जख्मी हो जाता है, मगर वो लड़की ज्यादा दूर नहीं भाग पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता था और वो पानी में डूबने वाली थी, मरने वाली थी। तब इलीना उसे बचा लेती है और ये दोनों वापस उसे होटल रूम में ले आते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। मैक्स और इलीना उस रात एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी तरफ सोफी टायसन ने एक टीम तैयार कर ली थी ताकि वो उसकी बेटी को छुड़ा सके। विक्टर और के जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। के पिछले 30 सालों से सोफी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही थी। असल में उसकी भी एज बढ़ा दी गई थी। विक्टर हमेशा सोफी और उसके काम की बुराई करता रहता था, मगर अंत में ज्यादा पैसे मिलने से वो कुछ भी करने को तैयार था। इन्हें लोकेशन मिल चुकी थी और अपने सैनिक लिए ये लोग इन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। वहाँ होटल में सुबह होती है तो एडम ग्रुप के लोग और उनकी लीडर जिसका नाम लिलिथ था, उन्हें भी मैक्स की जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें तो कोई ऐसा मौका चाहिए था जिससे वो सोफी टायसन और उसकी कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, और अब तो उनकी बेटी हाथ आई है जिसके लिए सोफी कुछ भी करेगी। लिलिथ और उसके आदमी इन तीनों को भी बंदी बना लेते हैं। मैक्स समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ना मारा जाए, वो खुद उस कंपनी के अगेंस्ट है, मगर लिलिथ सब जानती थी। वो मैक्स को बताती है कि जानबूझकर तुम्हारे घर में आग लगा दी गई, तुम्हारे डोनर को मार दिया गया क्योंकि सोफी टायसन खुद जवान होना चाहती थी और पूरी दुनिया में सिर्फ इलीना ही उसकी इकलौती मैचिंग थी। एक प्लान के साथ उन्होंने ये सब किया। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मैक्स को अंदाजा नहीं था, मगर ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। ये लोग टाइम डोनेशन के अगेंस्ट थे, इसलिए ये मैक्स और इलीना को इजाजत नहीं दे सकते थे कि वो अपना बदला उसकी बेटी से ले। बल्कि लिलिथ इलीना को गन देकर कहती है कि तुम तो वैसे भी इसे मारना चाहती हो, चलो इसे शूट करो। मगर इलीना शूट नहीं कर पाती। लिलिथ के पास अपना ही एक प्लान था
सोफी टाइसन की सेना इस तरफ आने वाली थी, उनके साथ वो खुद भी थी और लिलिथ को वो चाहिए थी ताकि वो उसे उसके गुनाहों की सजा दे सके और पूरी दुनिया ये देख ले। मैक्स के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लिलिथ की बात उसे माननी पड़ी। अगर वो अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो उसका काम होगा कि वो सोफी टाइसन को बिल्डिंग के अंदर ले आए, जिसके बाद लिलिथ के लोग उसे पकड़ लेंगे। खैर, जब सोफी के सैनिक यहाँ इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो मैक्स बाहर आता है और कहता है कि मुझे सिर्फ सोफी टाइसन से बात करनी है। सोफी बाहर आती है और मैक्स से कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें बदले में ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मैक्स उसे अंदर ले जाना चाहता था, मगर के को शक होने लगा। कहती है कि ये एक चाल है। लिलिथ अपने आदमियों को फायर करने के आदेश देती है और दोनों ही तरफ से गोलियां चलने लगी। मैक्स अपनी पत्नी और मारी को लिए वहां से निकल जाता है। पहले एलिना को मारी पर तरस आ रहा था, वो उसे मारना या उसकी जवानी छीनना नहीं चाहती थी, मगर धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि वो भी अपनी माँ की तरह मतलबी है। इसलिए वो खुद उसे लिए डॉक्टर के पास जाती है और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एलिना वापस से जवान हो गई है। मगर मैक्स ने अब एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो यॉन कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। सोफी टाइसन की बेटी मारी टाइसन अब बूढ़ी हो रही थी और एक ही डोनर था दुनिया में, उसकी माँ, जो अपनी जवानी उसे नहीं देने वाली थी। मैक्स सैनिकों के साथ उस कंपनी पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसी सीन के साथ फिल्म का दी एंड होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय जरूर दें।